मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है एम्प्लॉयमेंट। हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार हमने एक स्लोडाउन देखा है एम्प्लॉयमेंट में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सभी सेक्टर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे पैनल में है आज मिस्टर जेके द्विवेदी, हेड एचआर, श्रेय BNP पारिबास कोलकाता से। संगीता लाला जी हमारे साथ हैं, MD को फाउंडर टीम लीज बैंगलोर से हमारे साथ हैं। दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ उदय सोडी जी हैं, CEO हेड onchos.com। और हमारे साथ सुदेशना दत्ता जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा में। सबसे पहला सवाल यही है हमारे शो में कि जिस प्रकार का हमने एक स्लोडाउन देखा है जॉब मार्केट में, एक एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है इस समय हमारे पास। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि स्लोडाउन है, कंपनीज हायरिंग लेवल्स को स्केल डाउन कर रही हैं और ये भी माना जाता है कि एक प्रकार का नर्वसनेस है हायरिंग लेवल्स को लेके और आने वाले साल में हो सकता है और ज़्यादा मंदी देखी जाए एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। मैं ये क्वेश्चन आप सबके सामने रखता हूँ। सोडी जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप हेड ऑनचोस के CEO हैं, मिड और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे आप रिक्रूटमेंट देखते हैं। किस प्रकार का सिचुएशन है इस समय, चाहे आप बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, IT, जितने भी बड़े क्षेत्र हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें मौजूदा हालात क्या हैं? तो थैंक यू वेरी मच। हमने कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था जिसके बारे में आपने पेपर में भी शायद पढ़ा होगा, बट जो सर्वे में हमने किया था उसमें हमने जो रिक्रूटर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनसे हमने पूछा था कि उनका आगे का अंदाज़ा क्या है कि अगले 6 महीने में उनकी रिक्रूटमेंट कैसी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसी रहेगी। उसके हिसाब से हमने ये जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमने देखा है कि तकरीबन आधी कंपनीज़ इस जो हैं जो आजकल हायर कर रही हैं, जो आप सेक्टर्स बोल रहे हैं, आधी कंपनीज ये बोल रही हैं कि हम अपना हेड काउंट बढ़ाएंगे। द सरप्राइजिंग पार्ट इज उसमें से बाकी आधी कंपनीज बोल रही हैं कि या तो हम हेड काउंट वही रखेंगे या हम हेड काउंट कम करेंगे। सो अबाउट 24%, 25% of the companies are saying that we might reduce headcount. So on the overall level, we are saying that the environment is cautious. Companies थोड़े से केयरफुल हैं अपने हायरिंग प्लान्स के बारे में। थोड़ा एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को देख के लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि किस हिसाब से हायरिंग करेंगे आगे, स्पेशली आगे 6 महीने के लिए। उसके बाद 6 महीने के बाद का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें लोगों को लग रहा है कि हाँ, थोड़ा मार्केट खुल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। थोड़े जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के जो स्लो डाउन में है, उस हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट खुल जाएगी। बट इन द शॉर्ट टर्म, अगले 6 महीने तक 50% ऑफ द कंपनीज अकॉर्डिंग टू अस टुडे हु आर हायरिंग आर सेइंग दैट वी विल बी hiring and increasing our headcount. The other 50% are probably saying that we'll be cautious and hold our hiring or reduce the headcount that we have. So on the whole, I would say it's currently cautious. Some sectors are doing fairly well. So pharmaceutical, FMCG, services sectors seem to be doing fairly well. Some sectors, on the other hand, whether it is retail, media, telecom, are probably having not retail, real estate are probably having some challenges. So I think if as more and more sectors start facing these challenges and coming out of these problems, employment will come back to those sectors also. इन सभी सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे एक करके। सबसे पहले द्विवेदी जी, आपसे पूछते हैं, आप BFSI सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। हाल फिलहाल में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि BFSI के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन जिस प्रकार के हम हायरिंग लेवल्स देख रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे वो बैंक्स हो, हायरिंग लेवल्स में थोड़ा बहुत मंदी देखी गई है। आपके नज़रिए से अगर पूछें तो किस प्रकार की मार्केट आप देख रहे हैं यदि आप BFSI सेक्टर की बात करें, और 2013 किस प्रकार का साल रहेगा हायरिंग के लिए? Yeah, thanks. If you ask me, I'll like to divide into two the whole hiring policy of the company. There are two things. One is lateral induction of the people from the floating population, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है और जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और दूसरा एक ये है कि द फ्रेश इंडक्शन, द एंट्री लेवल। तो पहला वाला जो है उसमें काफ़ी कुछ हलचल है, और
काफ़ी डिमांड्स भी है। इनफैक्ट जैसे हम लोग कुछ नए नए वर्टिकल शुरू कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्टिकल, जैसे हमारे कुछ हाई यील्ड बिजनेसेस हैं, यू नो रूरल इंफ्रा एंड स्टफ लाइक दैट, तो देयर वी आर रिक्रूटिंग पीपल, इट्स नॉट दैट देयर इज अ स्टैंड स्टिल देयर, बट at the same time if you look at the entry level which we did last year, we took people from the management institutes and all. There of course we are going cautious and we are not recruiting, we are just waiting for the next year to come and the economy to look up. Otherwise there is a possibility that there will be pressure on the floating population who are there into financial and the banking sector. So there is a demand and we are facing the challenge also, getting right people is an issue. सुदेशना जी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट को फाउंडर एब्सोल्यूट डेटा के। सुदेशना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा में। टेक्नोलॉजी सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है एक इंडियंस के लिए। टेक्नोलॉजी में कई सारे सब सेक्टर्स आ जाते हैं जिसमें कंसल्टिंग है, डेटा प्रोसेसिंग है और भी कई सारे सब सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। देखा ये जा रहा है अभी कुछ महीनों में और पिछले 6 महीनों में ये कि कंपनीज अपने हायरिंग टारगेट्स तो पूरे कर रहे हैं लेकिन 2013 के लिए गाइडेंस बहुत कॉशियस दे रहे हैं कि 2013 में हो सकता है जितनी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट टारगेट्स लास्ट ईयर किए थे उससे कम करें। आप बताइए टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस समय क्या हालात हैं और किस प्रकार की हायरिंग ट्रेंड्स देखेंगे हम आगे जाके? Sure. Technology sector, of course, is a very wide sector. So within that, some parts of technology sector we are facing, some challenges. For example, some of the IT firms. I think there, the traditional IT firms, there's some challenges there where, almost 50% हो गया है in terms of, hiring numbers. For example, freshers. TCS last year, had freshers which was about 60,000, up 25,000 हो गए for 2013. But in our industry, which is analytics specifically, we are seeing a very healthy trend both in India as well as overseas. We are seeing extremely high demand. We expect to be able to hire pretty strongly for 2013. We are looking at almost 40 to 50% growth, and both from fresher pool as well as lateral hires. And we should, that's one industry certainly doing all right within the technology area. But yes, overall we are seeing a dip. We are looking at, even in terms of hikes, salary hikes of existing people, people are, now being cautious about what kind of hikes people are getting. People are focused a lot on training individuals in existing jobs into other jobs, basically, within the same firm. So you don't have to go and hire from the pool. But in our company, in Absolute Data, we are able to, we're looking at a very healthy trend going forward. हमारे साथ संगीता जी भी हैं, एमडी को फाउंडर टीम लीज की। संगीता जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस प्रकार की मार्केट हमने देखी है, जिस प्रकार की स्लो डाउन की हम सब बात कर रहे हैं और जिस प्रकार कॉशियसनेस की हमने बात की है, इस वातावरण में टेम्परेरी हायरिंग और टेम्परेरी स्टाफिंग सॉल्यूशंस की महत्ता बढ़ जाती है। आपने किस प्रकार का एक्शन देखा है, किस प्रकार का रुझान है कॉर्पोरेट्स का इस समय टेम्परेरी स्टाफिंग सॉल्यूशंस को लेके? थैंक यू आशुतोष। एक्चुअली देखा जाए तो देखना पड़ेगा कि हायरिंग होता क्यों है। जैसे कि हायरिंग का जो रेट ऑफ ग्रोथ या रफ्तार बोलते हैं हम, टिपिकली हायरिंग 3 वजह से होता है। एक होता है कि इन टर्म्स ऑफ अ न्यू बिजनेस और अ न्यू प्रोजेक्ट विच इज़ अ कम्प्लीटली न्यू लेवल ऑफ हायरिंग, right from top down to the lowest level. एक और होता है when the current business is expanding, in the sense that yes, एक business stable business है, उसमें से हम नए zone या नए locations add करें। और थर्ड टाइप का हायरिंग होता है कि हाँ, कोई niche skill, कोई attrition हो, उसका replacement हो, या तो फिर हम competition से पोच करना चाहते हैं, ऐसे reasons के लिए हायरिंग होता है। और टेम्पररी हो या परमानेंट हो, जनरली ऑल लेवल्स, ये तीनों रीज़न के लिए टेम्पररी स्टाफ जो हायरिंग होता है वो होता है, और परमानेंट भी फॉर द सेम रीजंस। टिपिकली क्या होता है कि टेम्प स्टाफिंग होता है एट द मोस्ट जूनियर लेवल्स, टिपिकली जनरली 0 to 3 years, 0 to 5 years, जो कि हम बोलते हैं फ्रेशर्स, 2-3 साल के एक्सपीरियंस वालों में से हो रहे हैं। तो उस हिसाब से दिखा रहा है कि हाँ, परमानेंट स्टाफिंग जैसे इतना कम नहीं हुआ है, क्योंकि परमानेंट स्टाफ में क्या हुआ है कि हमने रफ्तार एकदम सिर्फ ओनली रिप्लेसमेंट में हमने देखा है लास्ट 6 months, लेकिन टेम्पररी में क्या है, द बिजनेस हैज़ टू रन ऑन इट्स ओन।
तो रिप्लेसमेंट हो रहा है, एट्रिशन जो हो रहा है उसके लिए न्यू हायरिंग्स भी हो रहे हैं टेम्प्रेरी के लिए। बिजनेस जो प्रोजेक्ट्स है, टिपिकली टेम्प्रेरी अगेन प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ द रीजंस फॉर टेम्पिंग इज दैट सीजनल, लाइक दिवाली क्रिसमस के लिए आई नीड अ 3-month कॉन्ट्रैक्ट पर्सन। फॉर एन FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल, अभी समर सीजन स्टार्ट होने वाला बाय Feb-March, अगेन hiring will start. So temporary I don't think is as much affected as the permanent hiring has been affected, and going forward also at least for the next 2 quarters हम देख रहे हैं कि हाँ temp का जो demand है वो चालू है for expansion, for projects, for short term seasonal, लेकिन permanent का थोड़ा सा for on all the 3 reasons has been affected to some extent. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद आएंगे और अपने विशेषज्ञों से इस बारे में चर्चा करेंगे कि किन सेक्टर्स में वीकनेस ज़्यादा है, किन सेक्टर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और आने वाले साल में किस प्रकार की स्ट्रेंथ हम देखेंगे और क्या वजह है जिस वजह से स्लो डाउन की बात की जा रही है। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे मौजूदा हालात जॉब मार्केट को लेके, और अब हम इस विषय पे और चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। सोडी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो कोई सेट आंकड़े नहीं है जिसको देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि जॉब मार्केट कहाँ जा रही है। यदि आप इंडिकेटर्स की बात करें तो Naukri.com का जॉब स्पीक्स इंडेक्स है, मैन पावर सर्वे आता है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन ये भी एक एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं माने जाते हैं आम धारणा के मुताबिक जॉब मार्केट की सिचुएशन बताने के लिए। आपके हिसाब से किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है इस समय जो कि हम एक एक्यूरेट इंडिकेशन दे सके जॉब मार्केट किस तरफ जा रही है? आज के दिन में अगर आप देखें हिंदुस्तान में बहुत लार्ज मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, या आप ब्लू कॉलर ले लीजिए या वाइट कॉलर ले लीजिए। अ लार्ज चंक ऑफ देम वर्क इन अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रीज और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में और कंपेयर टू द अदर मार्केट्स देयर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। सो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी डेटा एट अ लार्ज लेवल कलेक्ट करना। सो जो भी आई थिंक आजकल जो डेटा मिलता है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो डेटा कलेक्ट कर सकती हैं अपने यूजर ग्रुप से, वही डेटा वो प्रेजेंट कर सकती हैं। आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज टू अंडरस्टैंड वेदर द मार्केट इज गोइंग अप और डाउन एंड व्हाट करेक्टिव एक्शंस टू टेक। आई डोंट थिंक अगर 2% ऊपर है या 4% ऊपर है या 2% नीचे है 4% नीचे, वो इतना क्रिटिकल नहीं है। आज सबको पता है कि जॉब market is not as good as it was a few months back. So I think that is far more important. An indicator would obviously help. An indicator would help everybody. But I would imagine both for the government and private sector बहुत मुश्किल है एक इंडिकेटर बनाना, बिकॉज इतने साइज में डेटा इकट्ठा करना अक्रॉस blue collared and white collared people will be a very difficult effort, which is why there is no single consolidation of this data happening. It would be a great scenario, but I don't think that's available. Even at a random sample वो अवेलेबल नहीं है अभी। सुदेशना जी, आपके इंटरनल असेसमेंट्स आपको क्या बताते हैं? आपकी जो क्लाइंट्स हैं जिनसे आप बात करते हैं, ऑब्वियसली आपकी जो हायरिंग लेवल्स है वो क्लाइंट इंटरेक्शंस के बेसिस पे ही डिसाइड होती है, किस प्रकार का बिजनेस आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्लाइंट इंटरेक्शन से आपको क्या पता चल रहा है किस प्रकार का बिजनेस आने वाले साल में आप देख रहे हैं? क्योंकि लार्ज कंपनीज की अगर आप बात करें, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत ज़्यादा कॉशियस है अपनी गाइडेंस को लेके, और उनकी कमेंट्री में भी ये उभर के आ रहा है कि अगले आने वाले साल में IT बजट्स हो सकता है बहुत ज़्यादा स्केल डाउन किए जाएं। कुछ कंपनीज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ कंपनीज IT बजट्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉशन है, और जिसका डायरेक्ट रिलेशन हायरिंग से होता है। आपका इंटरनल असेसमेंट क्या बता रहा है आपको? Yeah, basically similar in similar lines. एक तो जो mainstream IT or the larger companies, the kind of work that they're used to doing year on year, उसमें तो बहुत cautiousness generally है. People are very cautious about where you want to take the kind of work that has been going on to go year on year. That's a bit of a challenge. However, there are new areas within IT, within analytics, which people are open about, and what we are also seeing is certain areas, कुछ geographies के अंदर ज़्यादा cautious है. For example, Europe, हमारे experience से इस साल लग रहा है that it's actually quite slow. कुछ हमारे large accounts, FMCG clients में काफ़ी cautious हो गया है, and this year we have seen the effect.
of slowdown on those particular areas, and that is reflected on the teams that we are hiring for. One of the things that we have found, जो हमने सर्वे किया था हेड हॉन्चोस पे, उसमें हमने ये देखा है कि जो स्मॉल टाउन्स हैं वहाँ पे ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है आज जॉब मार्केट के बारे में वर्सेस लार्जर टाउन्स. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव टुडे दैट हर मार्केट एक जैसी नहीं बिहेव कर रही. जो हमारे क्लाइंट्स हैं हेड हॉन्चोस के और जो कैंडिडेट्स हैं उनसे जो हमको फीडबैक आ रहा है उससे हमको लग रहा है कि स्मॉलर टाउन में एक्टिविटी ज़्यादा है एज अ परसेंटेज. ऑब्वियसली लार्जर टाउन्स हैव अ लार्ज नंबर, but smaller towns the growth is much larger. So each market is behaving differently depending on how the economy of that place is impacted. सुदेशना जी, ये तो रही हायरिंग की बात, लेकिन अगर आप बात करें वेज हाइक्स की और अगर आप बात करें इंक्रीमेंट्स की, उसमें बहुत ज़्यादा हमने एक डिस्टॉर्शन देखा है. कुछ कंपनीज ने इस साल अच्छे हाइक्स दिए, लेकिन कुछ कंपनीज ने सब पार या सिर्फ एवरेज हाइक्स दिए. तो वेजेस और इंक्रीमेंट्स की आउटलुक क्या आपको लग रही है 2013 में, किस प्रकार का सिनेरियो आप देख रहे हैं? दो टाइप के हैं. एक तो मेन स्ट्रीम में है, एंड आई थिंक मेन स्ट्रीम आईटी अगर देखा जाए या टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, उसमें फ्लैटनिंग और लोअर ही लग रहा है इज अ ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड अगेन, बिकॉज द डिमांड फ्रॉम some of the regions like US and Europe there's a slowdown happening, so वहाँ पे slow लग रहा है. However, specialized sectors के अंदर, for instance analytics, which is our space, उसके अंदर we are seeing an increment. We are not sure whether it will be equivalent to what we saw in 2012 or slightly lower, but we are expecting a good amount of a hike, maybe in the order of anywhere between 15 to 25%. द्विवेदी जी, आपसे एक सवाल है मेरा. यदि हम मौजूदा हालात देखें, काफ़ी हद तक आपका जो क्षेत्र है, जो सेक्टर है, वो ब्याज दरों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है और माना ये जाता है कि जैसे जैसे ब्याज दरें कम हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. ये तो रहा एक पहलू. दूसरा पहलू ये है कि बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा लोन्स देने के मामले में, और जिस वजह से भी एक स्केल बैक हुआ है हायरिंग लेवल्स पे. एक सवाल आपके लिए मेरे पास ये है कि किस प्रकार की एक्टिविटी आप देख रहे हैं. दूसरा, मैं वेजेस के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा. वेजेस इंक्रीमेंट्स में इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि अगर आप स्लो डाउन की बात करें, जिस प्रकार एनपीए लेवल्स हमने बढ़ते देखे हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसका सीधा सीधा असर वेजेस और इंक्रीमेंट्स पे भी पड़ता है. जी, आपने सही कहा कि जैसे एनपीए जो है वो मेजर फैक्टर होता है किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वर्किंग पे, और उसका सीधा असर पड़ता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे और प्रेशर होता है. तो उसके चलते कंपनी ये सोचती है कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है उसको कितना बढ़ाया जाए या कितना स्टैग्नेंट रखा जाए या क्या किया जाए. सो हमने जो अपनी कंपनी में जो देखा है इस साल, जो हमने पॉलिसी अपनाई है वो ये है कि वी हैव गॉट टू कंपोनेंट्स. एनी वेज स्ट्रक्चर इन टुडेज मार्केट has got two components, one is fixed and the other one is variable, and therefore as a prudent policy what we did last year, and I think in all probability will have to be repeated this year as well, is that do away with increase in the fixed cost, excepting for certain new hirings. जो हमारे existing workforce हैं, don't उनको आप डिप्राइव मत करो. उनको ऐसा नहीं है कि उनको कुछ हम देंगे नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट द फ्लेक्सिबल पॉलिसी ऑफ रिवार्डिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल पे स्ट्रक्चर, एंड देयर वी हैव गॉट अ ह्यूज मार्जिन. तो उसमें हमने अपने एम्प्लॉय का मोराल बूस्ट करने के लिए या अपना कंपनी का जो हमारा लॉयल्टी फैक्टर है उसको रखने के लिए या फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से, बिकॉज वी वांट आवर रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लकीली वी हैव गॉट अ वेरी गुड attrition rate, also very low attrition rate. So we have awarded people handsomely. At the same time we have taken the caution that let us not increase the fixed cost, let us defer it for the time being, and when the market improves, कुछ अच्छा बात होता है मार्केट में, रिसीवेबल पे जो प्रेशर है बैंकों में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, अगर उसमें ईजीनेस आता है तो नेचुरली बिजनेस आउटलुक अच्छा होगा, बेटर होगा, और उस टाइम में हम लोग फिर सोचेंगे कि हमारा फिक्स कॉस्ट है उसको कैसे बढ़ाया जाए. संगीता जी, एक सवाल आपके लिए. हमने टेम्परेरी स्टाफिंग की बात की. किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है टेम्परेरी स्टाफिंग की तरफ? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारा काम काफ़ी हद तक आउटसोर्सिंग के बल पे भी होता है. हमने डीएसएस देखे हैं, डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स देखे हैं, हमने
आउटसोर्सिंग का हम देखा है, डायरेक्ट मार्केटिंग को लेके जो बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। किस प्रकार का रुझान आप देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में? सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ है टेम्परेरी स्टाफिंग को लेके? जनरली टेम्प्रेरी स्टाफिंग उसी सेक्टर्स में होते हैं जहाँ पे फील्ड सेल्स या फीट ऑन स्ट्रीट जो हम बोलते हैं वो काफ़ी थाउजेंड्स में डिमांड होता है। तो लेटली लास्ट 6 मंथ्स और हम जो देख रहे हैं हमारे क्लाइंट्स की तरफ से फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑल्सो इट्स द सेम ट्रेंड। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टिपिकली बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, इवन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो शेयर्ड सर्विसेज है, that's one sector in BFSI जहाँ पे volumes are still continuing to hire, and of course the fact is कि हमें याद रखना चाहिए कि attrition is also as high, तो उनका एक normal business continuity के लिए एक hiring होता है और एक attrition replacement भी हो रहा है. That's one sector. Baki, the other volume sectors which contribute to temporary staffing that we've seen, retail has grown very large, and we anticipate कि ये retail सिर्फ temp में नहीं होगा, ये perm में भी होगा, because again the volume requirement, whether you talk about sales, promoters, retail sales, will grow in numbers, and वो उसी टायर में, I mean in that category सबसे ज़्यादा churn भी होता है. That's another sector. और एक और sector हम जो देखे हैं कि real estate, construction, infrastructure में काफ़ी hirings हो रही है, whether you say temporary or permanent, because again these are typically greenfield projects या तो फिर short term 6 to 10 months sort of project requirements होते हैं, जैसे कि facilities, malls, construction of commercial, residential properties, which is really a sector which has sort of been stable even through the downtime, and that's where we see a lot of demand, and that's a mix of both blue collar and a white collar, which is typically the whole construction worker. Obviously, like my counterpart said, थोड़े unorganized भी हो रहे हैं, but in terms of organized also, I think a lot of companies are saying, you know, we want some organized temping to happen in the construction real estate sector. So I would say it's largely retail, FMCG, there's construction real estate, infra, and the third big chunk is banking, finance, insurance, जहाँ पे volumes है और होंगे भी in the times to come. मेरा एक सवाल यहाँ पर उठता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके जो ट्रेडिशनल रूप से स्थिर सेक्टर्स माने जाते थे एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से, वो भी अब टेम्परेरी स्टाफिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है, जिससे थोड़ा बहुत एक उनकी एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स में भी चेंज देखा गया है और स्टाफिंग सोल्यूशंस स्ट्रैटेजी भी चेंज हुई है. उस पर चर्चा करेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद. मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है. ब्रेक में जाने से पहले हम टेम्परेरी स्टाफिंग सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा कर रहे थे. संगीता जी, एक फॉलोअप सवाल है मेरा आपसे. ये तो हमने बात की टेम्परेरी स्टाफिंग की, किस सेक्टर में कितना रुझान है, लेकिन देखा यह गया है कि ट्रेडिशनली जो सेक्टर्स स्टेबल वर्कफोर्स प्रेफर करते थे, अपने खुद पेरोल्स पे वर्कफोर्स को रखते थे, वो भी अब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेरी स्टाफिंग सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं. चाहे वो मीडिया सेक्टर से आप बात करें, चाहे वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स जिनको आप फार्मा कहते हैं, जिनको आप रिलेटिवली कंजर्वेटिव सेक्टर्स कहते हैं, वो भी अब एक टेम्परेरी स्टाफिंग सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं. अपने पेरोल्स पे लोगों को नहीं रखना चाहते, ये काम एक एक्सटर्नल एजेंसी को देना चाहते हैं. चाहे इसमें आप कॉस्ट एलिमेंट कह लें, चाहे इसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट कह लें. क्या ये एक ट्रेंड है जो कि एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं, और किस प्रकार का ट्रेंड दर्शा रहा है आने वाले समय में, और किन किन न्यू इंडस्ट्रीज में भी ये ट्रेंड हम आने वाले समय में देख सकते हैं? आई थिंक आशुतोष, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इवन टिल 5-6 years ago जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे, जैसे कि आप बोलो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे गारमेंट सेक्टर्स में टेम्पररी कॉन्ट्रैक्टिंग होता था, लेकिन ये दिस वाज कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज कि हाँ कोई छोटा एक कॉन्ट्रैक्टर आएगा, गेट 100 पीपल, एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि एम्प्लॉयज़ को जो टेम्पररी स्टाफ है, जो वर्कर्स है, उनको हाथ में कितना आ रहा है, हम कंपनी को कितना बिल कर रहे हैं, और उनका प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ESI, ये सब उनको जा रहा है कि नहीं. तो आई थिंक एक तो है कि द मार्केट इज गेटिंग बेटर ऑर्गेनाइज्ड विथ बेटर प्लेयर्स इन द मार्केट हु आर गारंटीइंग
who are white on paper in the sense कि हाँ we give benefits, therefore it is a recommendable job for a worker or an employee. तो उनको लग रहा है कि हाँ I'm not just going to just about any contractor कि कोई भी job दे दो, I will still be taken care of. एक तो मुझे I can work in a recommended company, मुझे एक exposure मिलेगा, मुझे एक जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा, जॉब स्किल मेरा एक्सपैंड होगा और मुझे बेनिफिट्स भी मिलेगा. सो वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द होल मार्केट इज बिकमिंग बेटर ऑर्गेनाइज्ड. सो आई थिंक उस हिसाब से कंपनीज आर रियलाइजिंग के हाँ आई कैन look at that as an option. Secondly, what is happening is that increasingly आजकल के ज़माने में जैसे 0 to 3 years to 5 years जो young workers आ रहे मार्केट में, उनको पूरा लाइफ टाइम गारंटी नहीं चाहिए. उनको चाहिए कि हाँ मैं 2 साल यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, आई गेन एक्सपीरियंस, आई मेक माई मनी एंड देन आई मूव ऑन, वेदर इट्स टू अनदर टेम्प्रेरी और परमानेंट. पहले जैसे 10 साल पहले हमारा होता था कि अबाउट 50% ऑफ आर टेम्प्रेरी वर्कर्स यूज्ड टू मूव टू only permanent jobs for the next jump. अभी क्या हो रहा है कि those same guys, उनके लिए permanent या temporary important नहीं, वो बोल रहे हैं नहीं मुझे job चाहिए, I want money, I want some cash in hand, I want a benefit, I want exposure. तो even on the employee side ये acceptability has come in the last few years. So from that aspect, I think these are two very important things that has changed in the market. One is it's become organized. So from a contracting, legal, from an employer perspective, it is an option. From an employee perspective also, उनको lifetime guarantee नहीं चाहिए. And thirdly, what has also happened is that increasingly, like just say we do an annual salary primer survey, we've seen that in the last 4 years, the gap between permanent and temporary salaries have nearly merged, have come down. In the sense के if a permanent salesperson gets 15,000 salary, temporary भी उसको 14 या 15 ही मिल रहा है. In fact, he has more money to make through his variable and his incentives and his variable reimbursement. So लोगों को क्या लग रहा है कि हाँ rather than sitting and waiting for the perfect perm job, I can go better. And so I think that acceptability is also working backwards on the industries. For example, pharma has come up, engineering, manufacturing, which are all stable factors. Industries are also saying कि हाँ I don't need the person forever, I don't know what to do with the person after 6 months or 1 year in a non-core job, so okay, I will look at temp. So I think all these factors together is making the whole market organized, and the acceptability has overall gone up hugely, I would say. सोडी जी ये बताइए कि एक तो हम एंट्री लेवल की हमने बात की, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे किस प्रकार की सिचुएशन है, क्योंकि उसका डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता. जो भी हम हायरिंग लेवल्स की बात करते हैं वो एंट्री लेवल पे ही बात की जाती है, आईटी सेक्टर हो चाहे वो बड़े सेक्टर्स हों. मिडिल मैनेजमेंट में इस समय क्या हालात है, क्योंकि देखा यह गया है कि इतना ज़्यादा नर्वसनेस है कि लोग चेंज नहीं करना चाहते, जहाँ है वहीं रहना चाहते हैं. क्या ये भी एक खतरनाक स्थिति है? ये डिपेंड करती है किस इंडस्ट्री में आप हैं. चेंज करने की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है किसी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की, वो एक उस इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, उस इंडस्ट्री के फ्यूचर पे डिपेंड करती है, उस इंडस्ट्री का जो उस कैंडिडेट का परसेप्शन है उस इंडस्ट्री का फ्यूचर का, और उसका करियर ग्रोथ पे डिपेंड करती है. सो कई जॉब्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है. सो जैसे एचआर के जॉब्स हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है. आप किसी भी कंपनी में किसी भी इंडस्ट्री में एचआर का काम कर सकते हैं. मार्केटिंग का काफ़ी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ आप जोड़ सकते हैं. सो इसलिए मिडिल लेवल में जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक अनसर्टेनिटी होती है उस पर डिपेंडेंसी होती है. सो आज के दिन में जैसे अगर आप देखें तो फार्मा और एफएमसीजी जैसी कंपनीज हैं, वहाँ से लोग बाहर जाने में चांसेस कम है. वो लोग नहीं चाहते कि हम बाहर जाना चाहें, बाहर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा है, और उनको कंसर्न भी है कि हम दूसरी इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे. सो जहाँ पे कंफर्ट है वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं. बट दूसरी तरफ देर आर इंडस्ट्रीज विच आर नॉट वेरी वेयर द ग्रोथ इज क्वेश्चन राइट नाउ. दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि आगे क्या होगा, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है. सम ऑफ द पीपल, सम इंडस्ट्रीज एंड सम कंपनीज और सम सेक्टर्स विद इन देम आर फेसिंग challenges. Now in those places the people who are in those sectors are looking for opportunities to move out. So उस industry में the chance of people moving out is much higher
compared to far more stable industries like pharmaceutical or FMCG, and this is very true at a middle level, because at mid level and senior level the opportunities are huge, but the ability to match two people, so matching person to requirement becomes very different from an entry level. At an entry level, it's very easy for us to find a salesperson and fit him from one industry to the other industry, or from one company to the other company, because he has 2 years experience, 3 years experience. But once you get 10 years, 12 years experience, it becomes very difficult to move from one industry to the other industry, and it becomes a very calculated decision. So अगर आपने एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री शिफ्ट करना है, आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगा, आपको सोच के करना पड़ेगा और तैयारी पूरी करके करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को आज एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जाना है. The chances of you coming back are that much less. So therefore it's a far more planned transition or a far more planned change rather than just at an entry level. So therefore a lot of effort goes behind it. It's not very easy to change. People are far more careful at that level, at a senior level, to change industries and sectors. Also because a lot of skill based industries are there, like the IT sector, it becomes very difficult to change. I have a skill called analytics. It's very difficult to go from one company to the other company because there are only that many companies in that space. So it's not very easy to move at a mid and senior level. So I think at mid and senior level, what I keep telling people is, just when you're planning your move, please plan your move carefully, because it's a big decision. If you're comfortable in a company, you should try and be comfortable. If you're moving, then plan your change very very carefully and do it carefully. सुदेशना जी, आप बताइए, मिडिल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इंक्रीमेंट्स और जो प्रमोशंस हैं वो बहुत स्लो हैं. ज़्यादातर आईटी कंपनीज इंटरनली प्रमोट करना ज़्यादा पसंद करती हैं, बजाय इसके कि बाहर से एक एम्प्लॉय को लाके मिडिल मैनेजमेंट में बिठाया जाए. और ज़्यादातर प्रमोशंस और टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल्स के लोग भी इंटरनल मैनेजमेंट से ही आते हैं. मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे क्या सिचुएशन है? वेज हाइक्स नहीं है, वेज हाइक्स बहुत कम है इस समय. 10 से 15% का वेज हाइक दिया गया और वेरिएबल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है. मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे चर्न किस प्रकार का है इस समय? Middle management में basically one of the issues that we are facing is that there's a big need, and the right matching of skill set, as Mr. Sodhi is also alluding to, is the tricky part here, because you need that certain level of skill set. वो necessarily market में है नहीं उतना quality का, and at the same time that's at the same time the need is big and the right matching is important. That being said, in some of the areas, how much of transferable skills is possible, that is that is the part that we need to match. Ki, for example, can a person from IT doing account management, can they do analytics account management? They probably can, to some extent, with some training, and and those are the kind of creative solutions that we are trying to employ in some of these industries. So one of the things that happens at middle level is a lot of middle managers now are going in for reskilling and going for executive education at a mid level. So after 10 to 15 years, a lot of people go back to school or go back to education just to figure out what skill they can add to their portfolio, to their resume, to become more friendly to the market. So what happens is, after 10-15 years, you realize maybe I need to add something to my portfolio or to my resume to be able to handle the changes that are happening in my industry. So say, for example, in the financial services industry, there are new things like derivatives and new forms of trading that have started coming in. You want to reskill yourself. In the IT space, cloud technologies, big data, a lot of other stuff has started coming in. You want to be able to reskill yourself to be able to handle stuff like this, which is maybe mobile based technologies or internet based technologies, where the chances of your improving your salaries or your earnings will go up, because there is a shortage of demand or shortage of skills in that area. इसी विषय पे मैं और चर्चा करना चाहूँगा कि क्या एजुकेशन की कमी है, क्या समय समय पर वर्कर्स को, वर्कफोर्स को वापस अपना स्किल सेट अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो एक स्टेबल अप्रोच लेके चलें. और अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं अपना स्किल लेवल समय समय पर बढ़ाते हुए? इस पे भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद.
मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पे कि किस प्रकार समय समय पर वर्कफोर्स को अपना स्किल सेट अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो मार्केट में रहकर कंप्लेन करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। किस प्रकार वो अपना स्किल लेवल इंप्रूव कर सकते हैं ताकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। तो वेदी जी, आपसे पहला सवाल है मेरा इस विषय पे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो पिछले 10 साल में इतना ज़्यादा इनोवेशन हमने देखा है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कि समय समय पर एम्प्लॉइज को, स्टाफ को अपना स्किल सेट अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि सोडी जी ने कहा, डेरिवेटिव्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उभर के आया है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, सिक्योरिटाइजेशन है, माइक्रो फाइनेंस है, इतने सारे सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं बीएफएसआई में ही, जिन्हें सब सेक्टर्स कहा जाता है। तो किस प्रकार की ज़रूरत है इस समय एक ट्रेंड वर्कफोर्स की, और क्या ये बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है कि समय समय पर वर्कफोर्स एम्प्लॉइज को वापस जाकर अपना स्किल सेट अपग्रेड करना चाहिए? बहुत ही रिलेवेंट है, और मैं कहूँगा कि समय समय पे नहीं, ये रेगुलर बेसिस पे स्किल सेट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इनोवेशन और न्यू थॉट्स, इसके बिना फाइनेंशियल सर्विसेज में जितने कॉम्पिटिशन्स हैं, जितने कॉम्पिटिटर आते रहते हैं और जितना कंपटीशन बढ़ गया है, उसमें अगर कोई इनोवेटिव थॉट्स लेके नहीं आएंगे एम्प्लॉई लोग, तो चीज़ें ठीक से नहीं चल पाएंगी। इसलिए कांस्टेंट training and skill development is a mantra for sustenance and the growth, and therefore it is very essential that every organization sets up its own training centers. Like banking में देखें तो आप बैंकों की बात करें तो they are very prominent so far as the training is concerned, because right from entry level towards the middle management, even senior level, they keep on training people, they keep on sending people for the training, and there are a structured method of assessment and stuff like that. Similarly, even in our, for example, if you take my company for example, we have set up something called Lead Shrey in our organization, which is covering almost 70% of the employee, and we are imparting training to them on a very constant basis, and there is no gap whatsoever. There are calendar fixed, and they have to undergo certain tests, they have to undergo certain criteria by which they will be certified, and unless that happens, I don't think the company gets satisfaction from the employee, and so is the case with the employees also. They are also wanting, there is a zeal to excel, and in order to show their talent, they join, and they think that unless I upgrade myself, I am not going to sustain neither in this company. Even if you want to change, the competition is so fierce that I have to upgrade my skill set. So that is happening, and that's a must. And I think that is one area where the companies are investing quite a lot, and it is a good investment. It should be on. सुदेशना जी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे, लेकिन देखा ये गया है कि उसके बावजूद भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी का एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि किस प्रकार समय समय पर आपको ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक आईटी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे कि कितने पीरियोडिकली एक एम्प्लॉय को अपना स्किल सेट अपग्रेड करना चाहिए? क्योंकि आपका जो सेक्टर है एनालिटिक्स बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर स्किल सेट की, और जैसा कि उदय जी ने कहा, उस सेक्टर से बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रह जाती हैं। तो कितनी रेलेवेंस है टाइम टू टाइम अपना स्किल सेट अपग्रेड करने की? Yeah, in fact, yes, I would say this is one of the most relevant areas, especially, for example, in a lot of these specialized IT areas, including analytics. It's very important because technology is changing so fast, and the skill set needs to be upgraded. Technical skill set, for example, शायद every year to 2 years upgradation करना चाहिए. In terms of analytics, for example, one of the challenges is India में it's a nascent industry. There's not that much there. So, for example, companies are setting up their own training centers, or when for example we tie up with conferences and specialized colleges and all that for analytics abroad, and then have smaller sessions for where people get exposure to training. Let's say 3-day concerted effort on one particular type of a skill set within analytics. So इस type की प्रकार के training is actually quite helpful and beneficial, because they learn a particular thing very focused for a period of time, 3 days, 7 days, 14 days, or something like that. Come and work on it for a period of a year, 2 years, and and then of course you impart it to a larger group,
and then you move on to something else. And this is very critical in the IT space, especially because technology is changing so fast. So it's critical we do that. Additionally, also because cross-functional training is becoming so important, it's important that people get trained on multiple disciplines within technology. So you might be very strong in, let's say, VBA or something, and then you want to add on maybe a risk analytics element of it if you want to merge analytics and technology in your profile. So it becomes that's becoming important, and as you become senior, as you get into middle management and senior management, there's also this whole thing about general skill set, the management skill set that you pick up, soft skills enhancement, and that also has to be done periodically. However, not necessarily every year to 2 years, but maybe 3 to 5 year time frame. संगीता जी, हमने टेम्परेरी सॉल्यूशंस, टेम्परेरी स्टाफिंग के बारे में आपसे बात की, लेकिन जहां बात एजुकेशन और डेवलपमेंट की आ जाती है, वहां पर एजुकेशन डेवलपमेंट और टेम्परेरी स्टाफिंग सॉल्यूशंस दोनों में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट दिखता है। और जिस प्रकार के आपने रुझान की बात की, तो उस परिवेश में अगर कंपनीज बहुत ज़्यादा कॉस्ट कॉन्शियस हैं, तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे एक एम्प्लॉय की एजुकेशन और डेवलपमेंट पे, और उनको ये भी नहीं पता कि आने वाले साल में वो उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। यदि हम टेम्परेरी स्टाफिंग की बात करें और साथ साथ एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात करें, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। Right. I think that's a very very big question mark today. In today's date, मैं जब clients के लिए hire कर रही हूँ temporary workforce, this is a big question कि how the quality of people that they are selecting on temporary roles. But unfortunately, what we've seen is that lately employers temporary के लिए भी उतना ही quality मांगते हैं जितना कि permanent workforce के लिए at that certain junior level that we're talking about. So generally what we've seen is that typically if you're talking, the shorter the contract, the lesser is the motivation for an employer to invest on the temporary workforce to skill them, whether it's on soft skills or anything which is slightly technical. But what we have seen is that there are two types of employers or contracts, temporary staffing contracts, which see some level of investment in terms of people development. एक तो है कि when it's a slightly higher, longer contract, because then the company's expectation on the ROI of the employee बढ़ जाता है. Automatically they say, okay, I want to have my temporary worker, say it's an accountant or somebody, I will invest on the person to learn a SAP or an ERP system if they are on a 1 year, 2 or 2 year contract, because then they see a visibility कि हाँ मुझे उसके ऊपर invest करना चाहिए, so that the person stays on the job even if it is temporary. 2, he contributes, and thirdly it may be a possibility कि मैं उसको in future absorb भी कर सकता हूँ. So one is that, and secondly, typically when it's a immediate return on the employee, like for example sales, typically sales and retail में बहुत सारे volumes होते हैं temporary में, उसमें we've seen that companies shortlisting, selection, hiring के बाद generally sales लोग के ऊपर थोड़ा सा they do invest in training them up, because sales has immediate returns. So they feel कि हाँ, if I can put the people through a complete 1 month of a sales, a product training, a sales training, then I will get my return very quickly. So we've seen that we've generally seen when it's a very basic support function in temporary job, it doesn't happen. But yes, when it's a longer term contract, it happens. When it's a typical function where it has a very immediate return on the top line to the business, then the employer wants to invest. It's obviously very different from mid-level and senior management roles when we do, where clients in fact have slowed down hiring because they are training their internal people to reskill and retain them, and therefore not hiring, and therefore they don't have the budget for new hires. But yeah, temporary may we've seen this happening in these two instances, not so much in the 3-month, 6-month contracts or the very simple worker category or very support functions. हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2 मिनट है। मैं आप सभी से एक एक अंतिम सवाल लूंगा। बहुत संक्षेप में आप हमें ये बताइए कि 2013 किस प्रकार का साल रहेगा। सुदेशना जी, आपसे शुरू करते हैं। 2013 किस प्रकार का साल रहेगा जॉब मार्केट, हायरिंग और इंक्रीमेंट्स के लिए? I think in some sectors we are optimistic, but overall I think it will be probably flat is my guess. Might be a dip to some extent. सुदेश जी, आप क्या देखते हैं 2013 कैसा रहेगा? I'm far more optimistic about 2013. I think 2013
will be better than 2012. 2012 में काफ़ी ऊपर नीचे रहा है, काफ़ी stagnation सा रहा है. But I think 2013, from all the indications that we are seeing right now, from the feedback that we're getting from the clients that we deal with, and we deal with lots of top level clients across the country who are hiring for middle and senior level, we are getting a feeling that 2013, come January, February, the market will open up. द्विवेदी जी, BFSI सेक्टर के लिए 2013 कैसा रहेगा? देखिए, लीन सेक्टर्स आते हैं, कई बार आए भी हैं, इस बार भी आया है. डिफ़िकल्ट होता है कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना, बट मुझे लग रहा है कि हर चीज़ का एंड आता है, और मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जो है जिससे हम लोग रिलेटेड हैं, उसकी फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं हो सकती है. वो आज नहीं तो कल उसको बढ़ना ही है, और मुझे लग रहा है कि द थिंग्स विल टर्न बेटर नेक्स्ट ईयर, इफ़ नॉट इनिशियली एटलीस्ट लेटर. And if we all build the organization which is entrepreneurship developed driven and intelligent organization, innovation is there, the things will be good for all of us. संगीता जी, संक्षेप में 2013 कैसा रहेगा साल? I think, I mean, like Dwivedi ji said, I hope BFSI looks up because a lot of jobs in that sector. But there are a few sectors jahan pe we've seen fresh investments and fresh policy decisions being taken. I think wo sab sectors mein it will be better, which is like in entertainment, media, retail, ITS, FMCG. Otherwise, overall, I think it will be better than the last 6 months that we've seen in 2012. Definitely better. Salary increments not so much because people want to get back to hiring and then only start rewarding people, but yes, at least job wise I think better. द्विवेदी जी, संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए. उदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सुदेशना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हमसे चर्चा करने के लिए. तो जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि 2013 आने वाला साल अच्छा रहेगा, इंक्रीमेंट्स के लिए शायद नहीं, लेकिन जॉब मार्केट खुलने के आसार काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं. और एक पॉइंट जो कि उभर के आया वो ये है कि वर्कफोर्स को, एम्प्लॉयज़ को भी टाइम टू टाइम अपना स्किल सेट अप टू डेट करते रहना चाहिए ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी लेवल्स भी मार्केट में बने रहें. फिलहाल मनी मंत्रा में इतना ही.